चलिए बेटा, तो बेटा लास्ट क्लास में ना हमने, अगर आपको याद हो, दो चैप्टर डन कर लिए मनी मार्केट में। पहला था डिमांड फॉर मनी और सेकंड था मनी सप्लाई। पहले चैप्टर में हमने देखा कि मनी की हमें डिमांड क्यों होती है, और इसमें मैंने आपको टोटल 6 थ्योरीज पढ़ाई थी। क्यूटीएम, कैम्ब्रिज की थ्योरी, केंजियन की थ्योरी और पोस्ट केंजियन में 3 थ्योरीज। सबके अपने अपने मोटिव थे। कोई कह रहा है ट्रांजेक्शन के लिए, कोई कह रहा है ट्रांजेक्शन एज वेल एज प्रिकॉशनरी, कोई कह रहा है ट्रांजेक्शन प्लस प्रिकॉशन प्लस स्पेकुलेटिव। सबने अलग अलग मोटिव बताए। अब उसके बाद में मनी सप्लाई पे गया कि भाई मनी सप्लाई कहां से होती है। तो मैंने बताया था मनी सप्लाई दो तरीके से होती है। एक सेंट्रल बैंक करता है हाई पावर्ड मनी की, और एक कमर्शियल बैंक करता है विच इज क्रेडिट मनी की। फिर हमने मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखा। मैंने बताया कि मनी सप्लाई 3 फैक्टर से कंसिडर होती है। एक होता है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, पॉजिटिव रिलेशन था। एक मैंने आपको बताया था आरडीआर, एक पढ़ाया था सीडीआर, इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन था। और एक और पढ़ा था ईआरआर विच इज एक्सचेंज रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद हमने कल रात को कोशिश करा था कि क्लास कंडक्ट हो, बट वो ड्यू टू सम रीजन बीच में ही रुक गई थी। बट मैंने थोड़ा 15 मिनट थोड़ा सा पढ़ाया था, तो नोट्स उसके 15 मिनट के बन गए थे। तो मैं उसी से एक बार रीड करा देता हूँ जो बच्चे नहीं आए थे। बेटा अब जो आपकी हेडिंग है ना, आप हेडिंग डालना। अब हम मनी मार्केट का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। याशिका जी, मनी मार्केट का चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी। और ये पॉलिसी आपने ऑलरेडी पढ़ी है। कहां पे पढ़ी है बताए? स्टेबलाइजेशन फंक्शन में। जब मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया था, तो याद है आपको, हमने फिस्कल फंक्शन पढ़े थे। 3 टाइप के फिस्कल फंक्शन थे, अलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन में मैंने बताया था कि आप प्राइस को स्टेबल रखते हो दो पॉलिसी से, मॉनेटरी और फिस्कल। और वहां पे ना हमने फिस्कल पॉलिसी पे ज्यादा फोकस करा था। कैसे करते थे? जब एक्सपेंशन आता था तो सरकार जानबूझ के कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती थी, और जब कॉन्ट्रैक्शन आता था तो सरकार जानबूझ के एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती थी। तो वो फिस्कल पॉलिसी वाला टॉपिक था, और यहां पे है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ध्यान रखना सृष्टि जी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बेटा, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? गवर्नमेंट। अब इस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है कि वो कंट्रोल कर पाए इन्फ्लेशन और ओवरकम कर पाए रिसेशन। और वो कैसे करेगा, यही हमें पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी में यही हमें पढ़ना है बेटा, कैसे करेगा वो। पता क्या करता है बेसिकली याशिका जी? जब इन्फ्लेशन होती है, मतलब एक्सपेंशन होता है, तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाता है, ताकि वो डिमांड ना कर पाए। और जब रिसेशन का पीरियड चल रहा था, तो वो कुछ ऐसे स्टेप लेता है जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाए, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोग डिमांड करें और रिसेशन को ठीक कर दे। तो अभी हम देखेंगे वो स्टेप्स क्या है। पर पहली बात प्रश्न ना, मॉनेटरी पॉलिसी बेटा किसका पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक। इससे वो इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल या ओवरकम करता है। और इसका पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या मेंटेन हो पाए बेटा? प्राइस स्टेबिलिटी, जैसा मैंने आपको स्टेबलाइजेशन फंक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, इतना समझ आया? ये क्लियर है? अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं बता दूंगा ना क्या होता है, तब आपको अपने आप समझ आएगा कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। इंट्रोडक्शन में क्या बोला था भाई? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। कह रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। बेटा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो उनको मैनेज करने के लिए, एक्सपेंशन को ठीक करने के लिए वो पॉलिसी बनाता है, और कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करने के लिए पॉलिसी बनाता है। क्या? अभी देखेंगे। एंड अचीव, और अचीव करता है क्या? प्राइस स्टेबिलिटी, विच मीन्स इन्फ्लेशन क्या रहे? लो एंड स्टेबल। बेटा देखो, इन्फ्लेशन जो है ना, अगर वो ना है तो वो भी बेकार है, ज्यादा है तो भी बेकार है। इन्फ्लेशन हमेशा कितनी होनी चाहिए पता है? इन्फ्लेशन हमेशा होनी चाहिए इस लेवल पे। मतलब जितने लेवल से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उतने लेवल से आपकी इनकम बढ़ रही है या उससे ज्यादा, तो ठीक है। लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है 10% से और प्राइस बढ़ रहा है 20% से, तो वो इन्फ्लेशन क्या है? डेंजरस। तो इन्फ्लेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? लो एंड स्टेबल। ये मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करता है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी में बेटा वो किसको एडजस्ट करता है? मनी सप्लाई। अभी मैं सब सारे पॉइंट बताऊंगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कैसे करता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक एग्जांपल से। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। कैसे? अभी हमें पढ़ना है। और बेटा इसके बाद मैंने लास्ट ये आधे पे ही रुक गई थी क्लास, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है, तो आप ये मीनिंग को लिखने का स्पेस छोड़ दो, इसको लिखने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो और आप हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्नेहा क्या है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई वो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है? ताकि इकोनॉमी क्या कर पाए? ग्रो कर पाए। सेकंड जो पॉइंट है वो है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब मनी सप्लाई इतना सफिशिएंट हो कि सब लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में लोन मिल पाए। क्योंकि अगर लोन नहीं मिल पाएंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे लगाएंगे? तो ना लोन कैसा मिलना चाहिए? लोन बहुत ज्यादा भी ना अवेलेबल हो, वरना लोग एक्सेस डिमांड करने लग जाएंगे, और लोन कम भी अवेलेबल ना हो। तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन आपको मिल पाए, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा ये। तीसरा पॉइंट बेटा इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कैसे होने चाहिए? मॉडरेट। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो बेटा फालतू में लोग लोन ले लेंगे, बहुत ज्यादा है तो लोग काम के लिए लोन ले नहीं पाएंगे। तो कैसे इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? मॉडरेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करती है। और लास्ट बेटा क्या है? बेटा एफिशिएंट मार्केट हो किसके लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए मार्केट होनी चाहिए प्रॉपर। मतलब जब सरकार आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचना चाहती है तो उसके लिए अच्छे से कस्टमर अवेलेबल हो, जब खरीदना चाहती है तो बेचने के लिए सेलर्स अवेलेबल हो, ऐसे अच्छी सी एक मार्केट अवेलेबल हो। सेकंड वाला बेटा ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से ये इंश्योर करता है कि मनी का क्रेडिट का फ्लो सही से रहे। अगर ज्यादा फ्लो है क्रेडिट का तो लोग ना लोन बहुत फालतू चीजों के लिए ले लेंगे, वो भी नहीं अच्छा है। अगर कम फ्लो है तो लोग काम के लिए लोन नहीं ले पाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है। तो एक एडिक्वेट एक सफिशिएंट तरीके से लोन का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट फ्लो में चलना चाहिए। तो स्नेहा 4 पॉइंट याद रखोगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड मनी सप्लाई का फ्लो कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट। थर्ड इंटरेस्ट रेट कैसे, ज्यादा कम या मॉडरेट? मॉडरेट। और फोर्थ पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट मार्क सिक्योरिटीज की एफिशिएंट मार्केट होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा कुछ पॉइंट बच गए थे, 2 पॉइंट बच गए थे। फिफ्थ पॉइंट है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी बना के एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? वो होता है डेट मैनेजमेंट। डेट यानी लोन को मैनेज करने के लिए भी बनाती है। और सिक्स तो आपको ऑलरेडी पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी से क्या आता है बेटा? प्राइस स्टेबिलिटी। तो दो मोटिव, दो ऑब्जेक्टिव और बता दिए मैंने, डेट मैनेजमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी। डेट मैनेजमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें से 2 पॉइंट तो आप यहीं देखो पहले ही लिखवाए थे, याद से देख रहे बेटा आपको? इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट यहीं पे है, प्राइस स्टेबिलिटी यहीं पे। सर मैं ओएमओ क्या है लाइन लास्ट लाइन? बेटा ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये अभी हम ना पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी आएगा। पहले बताओ बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में कोई डाउट? मीनिंग बता दिया मैंने, और मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए सेंट्रल बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बता दिया। सर क्या चैप्टर खत्म? बेटा बस लास्ट टॉपिक बचा, चैप्टर खत्म। एक टॉपिक बचा है उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। स्टार्ट करूं मैं? याशिका मेन क्वेश्चन है, अब मेन क्वेश्चन है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई करता क्या है? आपने बोला प्राइस स्टेबिलिटी लाता है, एक्सपेंशन रिसेशन को ठीक करता है, बट प्रश्न क्वेश्चन इज कैसे? मेन पॉइंट क्या कैसे करता है? तो बेटा कैसे करता है उसके लिए आप लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्या? मनी सप्लाई, किसकी हेल्प से? मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। और करके बेटा आपकी बुक में जो ये हेडिंग है ना, आपकी बुक में पता है किस नाम से है? आपकी बुक में हेडिंग है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देख रहे हैं बेटा सेंट्रल बैंक कैसे प्राइस स्टेबिलिटी लाता है, कैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में बिहेव करता है, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। तो इसको बुक में बोला है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और पंकज बेटा याद रखियो,
सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट। कितने इंस्ट्रूमेंट है? 3। तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा 110%। और बहुत ही सिंपल, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है इसको। बेटा 3 टूल है, 3 टूल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, सबसे पहला जो टूल है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बेटा वो होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बेटा? तो मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है पहला बाय द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये क्या होते हैं? बेटा ये भी हम देखेंगे। और लास्ट जो आपने शायद नहीं सुना होगा वो है बेटा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आपके 12th में नहीं था, MSF रेट बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, शॉर्ट फॉर्म में MSF रेट। ना ना ना, मार्जिनल रेट क्या नहीं, कुछ और, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। और एक LAF भी होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, वो इंटर में था। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा गोपाल कर क्या रहे हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझ, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, प्राइस स्टेबिलिटी ला सकता है बाय द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है वो? 3, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, MSF रेट। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, MSF रेट। अब इसके अंदर भी टूल्स आते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या है बेटा, लिखो लिस्ट में। क्वांटिटेटिव की लिस्ट अगर मैं आपके साथ बनाऊं, क्वांटिटेटिव की लिस्ट अगर मैं बनाऊं, क्वांटिटेटिव लिखना सबसे पहले रेपो रेट, सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे बेटा रेपो रेट, बैंक रेट। प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है बेटा आपको, वैसे मैं एक एक समझाऊंगा ध्यान से। सबसे पहला इसके अंदर बेटा आता है रेपो रेट, सेकंड आता है बेटा बैंक रेट, थर्ड आता है बेटा रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद बेटा आता है कैश रिजर्व रेशो, ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास। CRR याद है आपको, कैश रिजर्व रेशो। फिफ्थ आता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते थे तो कहते हैं LRR बनता था, या इसे एक और नाम से बोलते थे रिक्वायर्ड रिजर्व। प्रश्न याद है, रिक्वायर्ड रिजर्व टू RDR था, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, कि डिपॉजिट में से कितना बैंक को रिजर्व रखना था। CRR रिजर्व जो होता है वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, SLR अपने पास लिक्विडिटी फॉर्म में रखता है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे दोबारा से सब। और बेटा लास्ट होता है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप याद करो, अभी मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था ये वाला टर्म, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखेंगे सारे एक एक करके देखेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, स्थिति क्लियर है? ये सारे क्वांटिटेटिव है। अब इनमें क्या चेंज करेंगे, कैसे मनी सप्लाई इफेक्ट होगा, सारा बताऊंगा, बट ये क्वांटिटेटिव है। बेटा क्वालिटेटिव आते हैं 3। सबसे पहला आता है मार्जिनल या मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ऐसे लिख लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। सेकंड होता है बेटा मॉरल सुजन, और थर्ड होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये 3 क्वांटिटेटिव है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुजन, SU, अभी बताऊंगा ना, SUASION। और बस MSF रेट, तो MSF रेट है, इसमें कुछ नहीं। तू हंस क्यों रहा है बे? तेरे को लड़की का नाम लग रहा है ना, तभी खुश हो रहा है तू, छिछोरे। पहले बताओ ये क्लियर है? अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूं आपको। इसमें से ना 3 प्रश्न हम सेपरेट लगते हैं, अभी इनको बाद में देखेंगे। एक तो MSF रेट, इसको अलग रखो,
और एक ये दोनों को अलग रखना, ये ना कैटेगरी अलग है। तो हमारे पास टोटल पॉइंट 7 है, जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। टोटल पॉइंट कितने हैं? 7। 6 तो क्वांटिटेटिव है और एक वाला कौन सा है? क्वालिटेटिव। सारे एक एक करके बताऊंगा, ये सारे सेम नेचर के हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये नोट कर लिया आपने बेटा? अब ध्यान से मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, याद कैसे करना है, सुनो बेटा। यहां पे पहले मैं लिखता हूं मॉनेटरी पॉलिसी। पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी। पहला केस आपको एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन है बेटा, इकोनॉमी में क्या है बेटा? इन्फ्लेशन मतलब एक्सपेंशन चल रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है बेटा। इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो रखी होगी? ज्यादा, तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर मुझे इसे ठीक करना है सेंट्रल बैंक को, तो इसे ठीक करने के लिए आपको मनी सप्लाई क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 मैंने लिया कि पहले आपको मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई कम करना है। और दूसरा केस, अगर मान लो बेटा इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, मतलब मनी सप्लाई क्या होगा? तो लोग गुड्स की डिमांड क्या कर रहे हैं? कम। इनकम क्या हो रही है? कम। प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। सब कुछ कम हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी ये कैसे करती है, पहले ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल कितने पॉइंट थे? 7। अभी जो हम देख रहे हैं, 3 हमने साइड रखे पहले। कौन कौन से? सबसे पहला रेपो रेट, आप ये साथ साथ बनाना है मेरे, साथ साथ बनाना है बेटा, साथ साथ बनाओ प्लीज। सेकंड है बैंक रेट, थर्ड है रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ है सीआरआर, फिफ्थ है एसएलआर, और मैं ना एक बीच में सिक्स्थ लिख रहा हूं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसे याशिका जी ग्रीन से लिखा समझ आया ना? क्यों? क्यों? क्योंकि ये इकलौता क्वालिटेटिव है, बाकी सारे क्वांटिटेटिव है ना। सर पहले क्यों लिखा, अभी आपको पता लग जाएगा। और लास्ट 7th वापस से आ गया बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ पेपर के लिए। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो करण भाई, ट्रिक सुनना। अगर सेंट्रल बैंक को दिख रहा है कि इकोनॉमी में रिसेशन है, अगर सेंट्रल बैंक को दिख रहा है कि इकोनॉमी में क्या है? रिसेशन है, यानी प्रश्न इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से मनी सप्लाई बढ़ाएगा। मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको सारे के सारे एलिमेंट को कम करना है। याद रखना, सारे एलिमेंट क्या होंगे? कम। बस बस जो ओपन मार्केट होता है उसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसमें ना परचेज सेल होता है। क्या होता है? परचेज सेल। तो बेटा अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आप याद रखना, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करेगा। क्या करेगा बेटा? परचेज ऑफ। अभी लॉजिकली सब बताऊंगा, पहले याद कर लो। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मनी सप्लाई कम है, शिवम मनी सप्लाई कम है, तो बेटा हमें ठीक करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना है? कम। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को कम करना है, एक्सेप्ट ओपन मार्केट में परचेज करना, उल्टा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि सर ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, स्नेहा मतलब ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। बेटा मनी सप्लाई कम करने के लिए सारे रेट्स को आप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, एवरीथिंग। और लास्ट याद रखना बस, ओपन मार्केट में क्या होगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ये बात समझ आई बेटा? अभी बस आप टेबल बना लो, मैं आपको अभी बता रहा हूं ये लॉजिकली कैसे वर्क कर रहा है। एक एक चीज आपको विद लॉजिक समझाऊंगा, टेंशन मत देना, बस आप बस टेबल बना लो पहले। याशिका बेटा क्लियर है? अब देखो 7 तो हो गए, बचे 3 है ना। कौन कौन से? मोनेलिसिस और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एमएसएफ रेट। ये तीनों में बाद में बताऊंगा, पहले बताओ ये याद हुआ? मनी सप्लाई बढ़ाना है इन केस ऑफ रिसेशन, तो सबको कम करो, ओपन मार्केट में परचेज करो। अगर इन्फ्लेशन है, बढ़ा हुआ है और कम करना है, तो सबको बढ़ा दो। ठीक है, आपको क्या करना है उसका ऑपोजिट रेट्स पे कर दो। अब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं एक एक करके क्या होता है मीनिंग, और क्यों बढ़ाना है क्यों घटाना है। प्रश्न ना बेटा ध्यान सुनना,
अब आपको कुछ भी नोट नहीं करना, पहले मुझे पूरा समझाने दो, बाद में आपको नोट करने का टाइम दूंगा। प्रश्न है कि आपको स्टार्टिंग के तीन जो है, स्टार्टिंग के तीन, ये तीनों भाई भाई नहीं लग रहे? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, तीनों भाई भाई लग रहे। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम पहला नोट नंबर 1 डालेंगे। अभी आप डालना मत, आप पहले सुन लो आराम से। नोट नंबर 1 क्या हुआ? अच्छा, पेन छोड़ दो, मुझे कुछ और सुनाई दे गया, इसमें बोला पेन छोड़। भाई मेरे को भाई सुनाई दिया, मैं अब क्या करनी रहा, मैं वही कह रहा, मैं कह रहा ऐसे क्या हो गया भाई। रेपो रेट, बैंक रेट, तगड़ी वाली, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब सुनना भाई, ये तीनों में ना, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। प्रश्न ध्यान से सुनना। देखो बेटा, देखो बेटा, मान लीजिए ये बेटा हमारी याशिका जी है। याशिका जी का मतलब क्या है? पब्लिक है बेटा। अगर याशिका जी को लोन चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास? कमर्शियल बैंक के पास भाई, सेंट्रल बैंक थोड़ी है। तो यहां पे हमारा HDFC वाला बैंक है, विच इज अ कमर्शियल बैंक। बेटा ये कौन सा बैंक है? और ये पब्लिक को लोन वोन देता है ना। तो बेटा याशिका जी बेटा भाग के गई और HDFC बैंक को बोला कि भैया मुझे चाहिए लोन, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी विक्योरिटी सब है, सब है। ड्यू टू सम रीजन आज HDFC बैंक के पास थोड़ा शॉर्टेज ऑफ फंड है, पैसे नहीं है। तो बेटा ऐसे केस में वो किसके पास जाएगा हेल्प लेने? RBI के पास। अगर उसके पास पैसे वो दे देगा, अगर नहीं उसे लगा यार हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है बढ़िया, सिक्योरिटी भी है, इंटरेस्ट भी देगा, अच्छा है, बढ़िया सब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने को, तो बेटा ये जुगाड़ लगाएगा ना कुछ। और ये जुगाड़ लगा के किसके पास गया? RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके पास। हर कमर्शियल बैंक हेल्प लेने RBI के पास जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये जाता है। अब ये क्या बोलेगा कि भैया मुझे लोन चाहिए, मुझे शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा है। तो RBI कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, कितने का लोन चाहिए? तो बेटा RBI ने, प्रसन्ना जी मान लीजिए इसे लोन दे दिया, मान लो 10 CR, ठीक है। अभी बात तो क्या ये लोन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? यार वो कहेगा HDFC तू तो इसे आगे लोन देगा, पैसा कमाएगा, तो मेरे को भी तो पैसा चाहिए। तो बेटा इसने जो है ना, इससे इंटरेस्ट चार्ज करा, मान लीजिए एट द रेट 6%। कितना परसेंट? ये कौन सा रेट है? ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, या मैं ऐसे बोलूं, इन विच द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। एक ही बात है दोनों का मतलब। अच्छा आगे गए तो सर आगे ये लोन किसको दे दिया कमर्शियल बैंक ने? पब्लिक को। ये लोन दे दिया 10 करोड़ का। और प्रश्न मुझे बस एक बात बता दो बेटा, ये इंटरेस्ट एट द रेट 6 करेगा, 6 से कम या 6 से ज्यादा? इसने बोला भाई मैं तो मार्जिन रखूंगा 3% का, मैं तो जी 9% पे लोन दूंगा, 3% मेरा क्या है? प्रॉफिट। समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट है। एक रेट वो है जिसपे कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करी है 6%, और प्रश्न एक रेट वो है जिसपे पब्लिक ने बोरोइंग करी है फ्रॉम कमर्शियल बैंक 9%। बेटा ये वाला जो रेट होता है ना, इसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सर बैंक रेट क्या होता है? बेटा यही बैंक रेट भी होता है। बैंक रेट वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सर मतलब बेटा, मतलब प्रश्न रेपो रेट और बैंक रेट बेटा दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही 6% ही है। सर डिफरेंस कैसे होगा फिर? बेटा डिफरेंस होता है, ये जो लोन है ना, अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है विच इज लेस देन 1 ईयर, तब आप इसे रेपो रेट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? तो रेपो रेट हमेशा कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड लेगा। और अगर सृष्टि जी कमर्शियल बैंक ने ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए ले विच इज मोर देन 1 ईयर,
तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? अब बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है यार, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अनुष्का बेटा एक बात बताओ, अगर सेंट्रल बैंक ये रेट को बढ़ाकर 8% कर देता है, ये रेट तो उसके हाथ में है, अगर वो रेपो या बैंक रेट को दोनों को बढ़ा देता है तो उससे कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा। कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी ना। अगर उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई तो वो पब्लिक को लेंडिंग कॉस्ट क्या कर देगा? ज्यादा। मतलब अगर ये 8 हो गया, उसका प्रॉफिट 3 है, तो बेटा ये रेट भी 9 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 8 और 3 11%। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये रेट बढ़ेगा, पब्लिक को रेट ज्यादा लगेगा, तो जो बोरोवर्स है वो बोरोइंग के लिए एनकरेज होंगे, डिस्करेज? तो यहां पे ये डिस्करेज होने की वजह से पब्लिक विल बोरो मोर और लेस, बोरो लेस। और बेटा पब्लिक बोरोइंग कम करेगी तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। बेटा यही तो मैंने बताया था, अगर आपको मनी सप्लाई कम करना है तो दोनों रेट्स को क्या कर दो? ज्यादा। सेम वाइस वर्सा, अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो दोनों रेट आरबीआई क्या करेगा? कम। अगर उसने कम करा तो कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। लेंडिंग कॉस्ट क्या कर देगा? कम। जो बोरोवर है उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पीपल विल बोरो मोर मनी, एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई विल इंक्रीज। समझ आया बेटा? क्या यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बेटा, रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। इसका एक और नाम है, कंफ्यूज मत होना, क्या बोलते हैं? और बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। पहले दोनों भाई समझ आए, चिंकू मिंकू? रेपो रेट, बैंक रेट। अब एक और वर्ड आया नया इसी का मिलता जुलता, विच इज द रिवर्स रेपो रेट। प्रश्न में नाम से पता लग रहा है बेटा, रेपो रेट इज द रेट जहां पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे ले रहा था फॉर शॉर्ट टर्म। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। रेपो का रिवर्स है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो यहां पे एक और कॉलम बना रहा हूं मैं, दैट इज, अच्छा एक काम करते हैं, इसको रेपो और ये हो गया रेपो और बैंक का। अब मैं नोट नंबर 2 दे रहा हूं रिवर्स रेपो का, ठीक है? अभी एक एक करके आपको धीरे धीरे सारा नोट करवाने दूंगा, टेंशन मत देना, पहले मैं समझा दूं। अब ये पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। अभी कौन सा पॉइंट है बेटा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है बेटा? देखो कई बार क्या होता है, ये मान लो एचडीएफसी बैंक है, ये है आरबीआई। अब एचडीएफसी बैंक के पास ना कुछ सरप्लस फंड्स पड़े हैं। क्या पड़े बेटा? कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं, मान लो 10 करोड़। सर मतलब बेटा इसने कोशिश करी कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन दे, लेकिन लोन देने के बाद भी इसके पास 10 करोड़ बच गए। अब ये 10 करोड़ अगर इसके पास रहे तो क्या इस पे कोई इंटरेस्ट इसे मिलेगा? अपने आप को थोड़ी इंटरेस्ट देगा। तो कह रहा है यार ये सरप्लस फंड पड़े हुए हैं। अब ये जाता है आरबीआई के पास और कहता है आरबीआई, अब देखो आप ना ये नहीं बोलोगे कि लोन देगा, पापा बेटे को लोन देगा तो सुनने में अच्छा लगता है, बट बेटा पापा को लोन देगा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो टर्म्स का थोड़ा गेम है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलते कि कमर्शियल बैंक लोन देगा, ऐसा नहीं बोलना। जब कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास टेक ओवर करवा देता है कि भाई 6 महीने तू रख, बाद में मैं ले लूंगा, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिकली क्या करेगा ये एचडीएफसी, अपने सरप्लस फंड को किसके पास दे देगा बेटा? आरबीआई। ठीक है? जब कमर्शियल बैंक सरप्लस फंड को किसको दे देता है? अब ऑब्वियसली बेटा क्या खाली फोकट में देगा? वो कहेगा भाई तूने जब दिया था तब तो तू रेपो रेट चार्ज करा था, तो अब जब मैं लूंगा तो मैं भी चार्ज करूंगा, और नाम क्या रखूंगा? ये जो इंटरेस्ट है मान लो @5%, और इसका नाम क्या होगा बेटा? इसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और याद रखना ये जो सरप्लस फंड जाते हैं ना, ये हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए जाएंगे। किसके लिए? हाँ, रिवर्स बैंक रेट जैसा कुछ नहीं होता, रिवर्स बैंक रेट जैसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए कभी आरबीआई होल्ड नहीं करेगा। वो कहेगा फालतू में तेरा मुझे तो जरूरत ही नहीं, मैं तो छाप लूंगा नया, तेरा पैसा होल्ड करूं, इंटरेस्ट दूं लॉन्ग टर्म के लिए, ना ना ना, शॉर्ट टर्म के लिए रखवाने तो रखवा ले। इसमें भी आरबीआई को क्योंकि मनी सप्लाई कंट्रोल करना था इसलिए। अब देखो लॉजिक वही है। हाँ अब देखो कैसे, अगर मान लो आरबीआई जो है वो
रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। मतलब वो कह रहा है कि अब मेरे पास पैसा रखवाओगे तो मैं इंटरेस्ट क्या दूंगा, ज्यादा। तो बेटा कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा किसके पास रखवाएंगे, आरबीआई के पास। यानी पब्लिक को बोरिंग क्या दे पाएंगे, कम। मनी सप्लाई विल रिड्यूस। वही लॉजिक है ना, अगर मनी सप्लाई को कम करवाना है तो बेटा रिवर्स रेपो रेट क्या कर दो, ज्यादा। वो कहेगा भाई ज्यादा पैसा आरबीआई को देता हूं, पब्लिक को दूंगा, भाई चिक चिक झिक झिक इंस्टॉलमेंट दो, ना इंटरेस्ट पे करते, लॉस भी होता है, रिस्क भी होता है भागने का, आरबीआई तो एकदम सेफ है। तो अगर आप रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हो, ये 5 से मान लो आपने 7 कर दिया, तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा, तो बेटा कमर्शियल बैंक होल्ड करेगा सरप्लस फंड्स टू आरबीआई, कम या ज्यादा, ज्यादा। कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स को होल्ड करवाया आरबीआई को क्या, ज्यादा, जिसकी वजह से वो अपनी लेंडिंग कैपेसिटी क्या करवा देगा, लेंडिंग कैपेसिटी विल फॉल, लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और बोरोवर लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम। वाइसा वर्सा, बस आपको वही फॉलो करना है। ठीक है बेटा, और एक चीज बता दूं, जनरली ये कोई रूल नहीं है, बट जनरली रेपो रेट होता है, ओ रिवर्स रेपो रेट होता है रेपो रेट -1 जनरली। मतलब अगर रेपो रेट 6% चल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट कितना चलेगा, 5%। वो आरबीआई कह रहा है जब तेरे को पैसे दूंगा ना तो ज्यादा लूंगा इंटरेस्ट, लेकिन जब तुझे पैसे तू मुझे देगा और मैं इंटरेस्ट दूंगा तो मैं कम दूंगा। तो जनरली इट इज -1, लेकिन अभी करंटली इतना नहीं है। करंटली आप चेक करोगे तो शायद 0.5 का डिफरेंस होगा, बट आप चेक कर लेना, जनरली ये होता है। कोई थंब रूल नहीं है कि यही हो सकता है, आरबीआई अपना डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंग। आरबीआई डिसाइड करता है सब, रेपो रिवर्स रेपो बैंक सब कुछ, सीआरआर एसएलआर एवरीथिंग। कोई दिक्कत, तो बेटा देख लो मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से, इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैसे वो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है घटा रहा है, बस समझ आया। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा अपना नोट करेंगे सारे, मीटिंग को रिजॉइन करके, हाँ जी हाँ जी बेटा वही करवा रहा हूँ बेटा, मनी वही ना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने के लिए। अगर मान ले बाहर बाहर आइए सर प्लीज, बेटा मान ले अगर बाहर मार्केट में रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तेरे पास, तो आरबीआई ना, आरबीआई कमर्शियल बैंक होगा, मेरे पास पैसा मत रख भाई हो। कमर्शियल बैंक कह रहा नहीं नहीं मैं तो रखवाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मत रखवा, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ये बहुत कम दूंगा। तो बेटा वो मेरे पास पैसा क्या रखवाएगा, कम। तो वो लोगों को लोन क्या देगा, ज्यादा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा, और रिसेशन से निकल आएंगे। तो वो उसका मोटिव, अब तू ये मत समझ अपने पास क्यों रखवाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बेटा वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। चलिए जी, पहले बताइए रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई दिक्कत, बेटा जल्दी से नोट कर लो, बेटा जल्दी से नोट करो यार, जल्दी से नोट करो प्लीज। जल्दी से नोट करिए यार। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने करवा दिए बेटा, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट। हाँ मैम ऐसे ही बोलेगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा किस को बढ़ाना है, किसको कम करना है। जैसे बोल देगा द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स इज डैश, रेपो बैंक रिवर्स रेपो। थोड़ा सा नोट जल्दी करेंगे बेटा, फटाफट से। नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ ग्रुप पे भेज दूंगा, पर आप नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, रेपो बैंक रिवर्स रेपो।
जल्दी से नोट कराया। रेपो रिवर रेपो बैंक तो हो गया होगा ऊपर वाला। जल्दी से करो भाई। रेपो बैंक रिवर्स रेपो। कम लेंडिंग एबिलिटी कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी। अच्छा भाई, बस बस देव भाई डिस्टर्बेंस मत करो यार क्लास में। रेपो बैंक रिवर्स 3 हो गए ना। हाँ, तो वही तो मैंने अभी कराया ना ये। अभी मैंने यहाँ के 6 और उधर का 1 कराया है, क्योंकि इनका बिहेवियर सेम है। अभी ये नीचे के 2 और उधर एमएसएफ रेट तीनों नहीं कराए। अभी तो पहले ये खत्म कर लेते। अच्छा भाई सुनो, अब मैं वापस जा रहा हूँ बैक टू द टॉपिक। रेपो समझ आया, प्रश्न बैंक समझ आया, और रिवर्स रेपो समझ आया। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक। मनी सप्लाई बढ़ाना है तो इनको कम करेंगे, मनी सप्लाई कम करना है तो इनको बढ़ाएंगे। रिवर्स रेपो होता है कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड जिस रेट पे सेंट्रल बैंक को देता है, सेम वही क्राइटेरिया है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो को कम करेंगे, मनी सप्लाई कम करना है तो रिवर्स रेपो को बढ़ाएंगे। खत्म। अब आता है अगला नोट नंबर 3। देख रहे हो फिर से एक और भाई भाई आ गए, सीआरआर और एचएलआर। ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था, लेकिन मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जब मैंने लास्ट क्लास आपको रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो आरडीआर करवाया था तब मैंने बताया था। और सुनो नोट नंबर 3, ध्यान से सुनना बेटा। आप चाहो तो साथ में लिख भी लो, क्योंकि टाइम लगा रहे हो तुम लिखने में। अब सुनो शिष्य जी, मान लीजिए भाई ये हमारे गोपाल भाई है। बेटा गोपाल जो है ना 100 रुपए अपने डिपॉजिट कराता है एचडीएफसी बैंक के पास। गोपाल बेटा 100 रुपए डिपॉजिट कराता है कहां पे, एचडीएफसी बैंक के पास। ठीक है, तो ये हो गया डिपॉजिट। कितने का डिपॉजिट हो गया बेटा, 100 रुपए। और ऐसे लाखों कस्टमर कराते होंगे। अब ध्यान से समझना, जो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होता है बेटा उसके 2 पर्पस होते हैं। कितने पर्पस होते हैं, 2। एक होता है लोन देना, और एक होता है रिजर्व्स मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना, जिसे आप प्यार से
LRR बोलते हो, मतलब आप देखो, आप इसे क्या क्या बोल सकते हो, आप इसे रिजर्व बोलो, आप इसे रिक्वायर्ड रिजर्व बोलो, आप इसे लीगल रिजर्व बोलो, LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो होता है, और आप इसे एक और नाम से जानते थे RDR, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, याद है? हाँ वही। तो रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व या लीगल रिजर्व, ठीक है। अब ये जो लोन है और ये जो रिजर्व है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। गोपाल भाई, रिजर्व होता है दो प्रकार का, ये जो रिजर्व है ना यहाँ पे, लीगल रिजर्व रेशो या रिक्वायर्ड रिजर्व, इसके अंदर फर्दर दो रिजर्व आते हैं। एक आता है कैश रिजर्व रेशो CRR, एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। सर ये क्या होता है बेटा? CRR होता है वो रिजर्व, जगदीश भाई, CRR होता है वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक। बेटा अपने डिपॉजिट का एक पार्ट कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ता है? सेंट्रल बैंक, उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। जी बिल्कुल बेटा, ये CRR अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, RBI बताता है, ठीक है। जनरली 4-5 होगा, अभी भी आप नेट पे चेक करोगे CRR अभी का, तो आ जाएगा शायद 4-5-6 ऐसे होगा, ठीक है। एक होता है SLR, SLR होता है जो वो बैंक के ऊपर है, मिनिमम लिमिट RBI बताएगा, मैक्सिमम को जितना रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ, बेटा वो पैसा, वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, कीप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। सर जैसे, जैसे बेटा वो कैश हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो सकती है, जो आपको मन है वो ले लो, बस लिक्विड नेचर का होना चाहिए, जिसे कैश में कन्वर्ट कराना आसान हो। तो ये सेंट्रल बैंक के पास रहता है और ये आप अपने आप रखते हो, और ये दोनों की लिमिट राशि का कौन बताता है बेटा? RBI। कितना मुझे देना है, कितना खुद रखना है, RBI बताएगा, ठीक है प्रश्न ना। अब मान लो बेटा, ये ना जनरली CRR होता है 5%, तो मैंने इसे 5 ले लिया, SLR मैंने IDA से 15 ले लिया। आप करंट वाले चेक कर लेना, इतने ऊपर नीचे होंगे, थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, ठीक है। अब शिवम बेटा मुझे बता, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना आ रहा है? 20%। मतलब की याशिका, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो 20% है, मतलब 100 में से 20% आपको रिजर्व मेंटेन करना है। 5 रुपए CRR, 15 रुपए SLR, और रिमेनिंग 80% आपकी क्या है? लेंडिंग कैपेसिटी है। क्या ये समझ आया? CRR SLR समझ आ गया? अब मैं देखो कैसे कंट्रोल करते हैं, समझो। मान लीजिए कोविड आ गया, कोविड में इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी। रिसेशन का मतलब है लोगों के पास मनी सप्लाई क्या था? कम। अब ऐसे सिनेरियो में RBI जानबूझ के बेटा CRR और SLR को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर दिया मतलब मान लो इसे बोला 2%, इसे बोला 8%, तो प्रसन्ना अब ये 20% से रिजर्व टू डिपॉजिट कम होकर कितना हो गया? 10%। बेटा ये 10% हो गया, आप रिजर्व कम रखोगे तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या रखोगे? ज्यादा रखोगे। एज अ रिजल्ट बेटा इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी और आपकी इकोनॉमी रिसेशन से ओवरकम कर लेगी। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, तो बैंक कहेगा भैया रिजर्व क्या मेंटेन करो? ज्यादा। जब आप रिजर्व ज्यादा मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो आप मनी सप्लाई क्या कर दोगे? कम। तो सॉर्टेड है। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है रिसेशन के केस में, तो रिजर्व्स कम मेंटेन करो, और अगर मनी सप्लाई कम करनी है एक्सपेंशन के केस में, तो रिजर्व्स ज्यादा मेंटेन, मतलब वाइस वर्सा करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आई बेटा? बहुत सिंपल है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी दे दिया है, टेबल में ऐसे याद करना है, और मैं आपको लॉजिकली एक एक टर्म समझा भी चल रहा हूं। CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, 5 चीजों में कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, 5 चीजों में कोई दिक्कत तो बताओ। अगला पॉइंट बताना क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन।
अगला पॉइंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। आ जाओ बेटा, इसको भी डन करते हैं फटाफट, बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा। अगला पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। सृष्टि जी थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सुनते भी रहना, लिखते भी रहना। बेटा किसी भी बैंक में जमा करवा दे, बैंक में जमा कराएगा ना, सीआरआर एसएलआर तो हर बैंक मेंटेन करेगा। एचडीएफसी छोड़, तो कोई भी कमर्शियल बैंक ले ले, रिजर्व तो सबको मेंटेन करने ना। तो तू कहीं भी जमा करा, 20 रुपए तो बैंक रखेगा ही अलग से। अगर आरबीआई ने 20 बोले, ज्यादा रखे वो उसकी मर्जी है, 20 तो रखेगा ही। अब नोट नंबर 4 देखो बेटा, नोट नंबर 4 लिखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। अब ये समझो क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। बेटा ये सब बात आपको ना पहले से पता है, ये वाली बात तो। यार ऋषभ भाई मुझे एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी। ऋषभ भाई अगर आप मार्केट में बैंक से लोन लेने जाते हो और आपको लोन चाहिए 1 करोड़ का, तो आपको जो सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी वो वन से कम या वन से ज्यादा? वन से ज्यादा। सर ऐसा क्यों? बेटा आपको ना हमेशा एक एक्सेस सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, क्योंकि बैंक ये कहता है कि अगर आप लोन अमाउंट लेके भागे तो आप हमारा प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी तो लॉस करोगे। बेटा विजय माल्या की सिक्योरिटी रिकवरेबल तो नहीं थी, ऑल्दो उसकी सारी चीजें सीज कर ली थी। बेटा उसमें कुछ अलग सीन था यार। वैसे पता है क्या हो गया था, आपने पढ़ा कॉर्पोरेट वेल? पढ़ा है कॉर्पोरेट वेल, पढ़ा है ना? तो जब विजय माल्या एसबीआई से डील करा था ना लोन के लिए, तो उसमें ना एक क्लॉज लिखा हुआ था छोटा सा, जिसमें ना कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी थी। मतलब उस क्लॉज में लिखा था कि अगर ऐसे, क्या कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती? होती है। कोई क्या छोड़ के भागता है बिजनेस? नहीं, सब रहते हैं। क्योंकि कंपनी अलग है और ओनर अलग है ना। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, ओनर की थोड़ी पर्सनल लायबिलिटी है। लेकिन वहां पे ना एसबीआई बैंक ने क्लॉज डाला हुआ था कि अगर आप में कंपनी यानी किंगफिशर जो भी है वो पर्टिकुलरली ड्यू डेट पे लोन रीपे नहीं कर पाती, तो विजय माल्या पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उन्होंने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करवाया था स्पेशल एग्रीमेंट बना के, और उसने बिना पढ़े साइन कर दिया। तो जब लाइबिलिटी अराइज हुई, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ गई। फिर भी वो बच जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके एसेट इतने थे नहीं इंडिया में। तो सीज भी करते, लेकिन उसके बाहर बहुत एसेट थे, वो बच जाता। बट द पॉइंट इज, भाई ने करवा दी अपनी बेटी की शादी, भाई ने करवा दी पार्टी थ्रो, और पार्टी में आ रही है बियॉन्से। बियॉन्से पता है ना, सिंगर है। पार्टी में आ रहे बड़े बड़े भाई सेलिब्रिटी, और अपनी एयरलाइन कंपनी के 6 महीने की इंप्लॉय को सैलरी रोकी हुई है। 6 महीने से इंप्लॉय को सैलरी नहीं दी, और बेटी की शादी में हजारों करोड़ लगा दिए, फॉरेन से आर्टिस्ट बुला के पार्टी करवा रहा है। उस टाइम पे लोग बहुत भड़क गए कि ये क्या है भाई, तेरे पास पैसे नहीं है देने को, तो तू पार्टी कैसे कर रहा है? वहां से वो ना टर्न गलत हो गया। अदरवाइज उसे इतना कोई रिपरकशन नहीं होते, भागना तो नहीं पड़ता। ज्यादा था इंडिया में उसके जो गोवा वोवा के 2-4 विला है वो सीज होते, इंडिया की प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट सीज होते, बस और कुछ नहीं होता। बट वो गलत चला गया हवाबाजी के चक्कर में, ये था। अब वापस आते पॉइंट पे। बेटा जब भी बैंक आपको लोन देता है, तो आपको बैंक का जो लोन है ना, उससे एक्सेस सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। और कितना एक्सेस रखवाते हैं उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। इसका मतलब सिंपल टर्म में बताऊं, मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन का मतलब है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन। मतलब बेटा मान लो आपने सिक्योरिटी लिखाई 100 करोड़ की, आपको लोन मिला 80 करोड़ का, तो बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने का है? 20 CR का। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बैंक कह रहा है जी हमारा आर आर MRL जो है, हमारा जो MRL है वो 20% है, परसेंटेज, इसका मतलब पता है क्या है? जितने की सिक्योरिटी रखवाओगे उसका 80% लोन मिलेगा, 20% तो मार्जिन है सेफ्टी के लिए। समझ आई बात? अब देखो बड़ा सिंपल सा सीन। बेटा केस नंबर 1 सुनना ध्यान से। केस नंबर 1,
अगर बैंक का मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ की लोन चाहिए तो आपको उसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है। मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से बेटा बोरोवर इनकरेज होगा या डिस्करेज? बोरोवर डिस्करेज होगा, कहेगा यार इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रखवाना है, एक काम करता हूं बाद में लोन लूंगा। बेटा लोन बाद में लेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। देख रहे हो उल्टा रिलेशनशिप। केस नंबर 2, अगर आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, आपने बोला जी 100 करोड़ का लोन चाहिए तो 101 करोड़ ही रखवाना है, बस कम कर दिया आपने, 1 करोड़ कर दिया, तो बेटा उससे बोरोवर क्या होगा? एनकरेज करेगा, अच्छा इतना कम अमाउंट रखवाना है एक्स्ट्रा तो मैं तो रखवाऊंगा, और ज्यादा लोन लेगा मतलब मनी सप्लाई क्या होगी? बात समझ आई? बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। सब में रिवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। हाँ सब में नेगेटिव। तो जब रिसेशन आते हैं ना बेटा, रिसेशन, तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, तो वो बढ़ाने के लिए जानबूझ के मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देता है? कम। और जब एक्सपेंशन आता है तो उन्हें कम करनी होती है, तो जानबूझ के मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देता है? ज्यादा। क्या ये बात समझ आती है? ऋषभ भाई क्लियर है ना एकदम? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, साथ के साथ नोट करा आपने सृष्टि? बेटा लास्ट पॉइंट आता है क्या? हाँ जी, हाँ नहीं 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 मैम, देखो ना क्यों बढ़ाएगा घटाएगा क्या? अगर आप देखो, मान लो आपको जो एचडीएफसी है उसको लग रहा है कि यार अगर ये भागा ना तो मुझे 2% का लॉस होगा, तो मार्जिन ना जानबूझ के 5 पे सेट करता है। ठीक है, अब उसे बढ़ाना है तो वो 2 से नीचे 4 तक तो जा ही सकता है, वो इतना नीचे नहीं चले जाएगा कि लॉस हो। अगर 2% उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट है तो वो जानबूझ के पहले मार्जिन हाई सेट करता है। अब उसे मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो वो 5 से 4 कर देगा, 3 कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कर देगा, 2 से नीचे थोड़ी जाएगा, तब तो उसे लॉस हो जाएगा। और अगर कम करनी है तो बढ़ाने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, 6 कर दे, 7 कर दे। आ जाओ जी, लास्ट पॉइंट खत्म होता है बेटा। नोट नंबर 5 डालो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जल्दी से बेटा नोट नंबर 5 डालो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है, इसे समझना बहुत इजी है बेटा। सेंट्रल बैंक के पास एक पावर होती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज एंड सेल कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर सकता है? परचेज, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब। अब देखो क्या करेगा बेटा, ये है आरबीआई, ये है पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक। एक साइड मैंने लिया है आरबीआई, ध्यान से समझेंगे, और शिवम भाई एक साइड है पब्लिक और कमर्शियल बैंक। अब देखो कैसे वर्क करता है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो पता क्या करेगा, वो जानबूझ के पब्लिक और कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेगा, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या करेगा? परचेज ऑफ गवर्नमेंट। सर ऐसे कैसे, वो बेचेंगे नहीं तो? पता क्या करता है, अगर मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, कहेगा मैं एक शेयर के बदले 110 रुपए देने को रेडी हूं, अब बेच लो बेटा। बेचोगे नहीं बेचोगे? अगर उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो जानबूझ के आपके परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि क्या होगा, पब्लिक से सिक्योरिटी आ गई, बदले में 110 रुपए किसके पास जाएंगे? पब्लिक के पास। मनी सप्लाई क्या होगा? ज्यादा। समझ आई बात? तो परचेज करेगा और बदले में पब्लिक को क्या दे देगा बेटा? 110 रुपए। वाइसा वर्षा प्रसन्ना, अगर उसे मनी सप्लाई कम करनी है बेटा, मनी सप्लाई कम करने के लिए वो अपने पास जो सिक्योरिटी है उसे सस्ते प्राइजेस में सेल कर देगा, कहेगा 100 की सिक्योरिटी 80 में ले जाओ, तो पब्लिक अट्रैक्ट होगी, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी खरीदेगी, और बदले में पैसे किसको दे देगी? आरबीआई। पब्लिक के पास पैसे क्या हो जाएगा? कम। मनी सप्लाई विल रिड्यूस। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होती है और कम करने के लिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई? वेरी गुड बेटा। आप पब्लिक हो, शिष्य जी मैं आरबीआई हूं, बेटा मैं चाहता हूं आपके पास ना पैसा रहे मनी की फॉर्म में। अब आपने ना बेटा किसी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्ड करे हुए, तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा सृष्टि कितने के शेयर है? आपने कहा 10,000 रुपए के।
मैंने कहा 15,000 में अभी बेच दो मुझे। अब ऐसे ऑफर के लिए आप बेचोगे या नहीं बेचोगे? बेचोगे। तो मैं आपसे आपके शेयर परचेज कर रहा हूं, बदले में आपको पैसा दे दूंगा। तो आपके पास पैसा क्या हो गया? ज्यादा। बेटा आपके पास शेयर चले गए, पैसा आ गया ना, मनी आ गई आपके पास। तो जब मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना होता है ना, तो मैं लोगों के शेयर परचेज कर लेता हूं एट हायर प्राइजेस, ताकि शेयर मेरे पास आ जाए, पैसा उनके पास चला जाए। एक्सपेंशन में गवर्नमेंट ये करे, रिसेशन में गवर्नमेंट ये करती है। लेकिन जब जब मुझे पता है यार आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आप प्राइजेस बढ़वा रहे हो, तो मैं आया, मैंने कहा कि शशि जी पैसा है? आपने कहा हाँ बहुत पैसा है। मैंने कहा मेरे पास ना 10,000 के शेयर है, 9,000 में लोगे? आपने कहा बिल्कुल लेंगे। मतलब मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा। जब मैं अपने शेयर आपको दूंगा, आपसे क्या ले लूंगा? पैसे ले लूंगा इस बार। तो आपके पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। तो अगर मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो मैं सिक्योरिटीज को परचेज करूंगा ताकि पैसे लोगों के पास जाए। और जब मनी सप्लाई को कम करना है, तो सिक्योरिटीज को सेल करूंगा ताकि पैसे लोगों से आ जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जैसे यहां पे ये करा हुआ है, मैंने आपसे सिक्योरिटी परचेज कर ली, बदले में पैसे दे दिए, मनी सप्लाई पब्लिक के पास बढ़ गया। ये बात समझ आ रही है बेटा? इसी के साथ सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं खत्म, लेकिन कुछ पॉइंट को छोड़ के। देखो ये हो गए 6 पॉइंट, ये डन, उधर से एक डन। अब ये आए दो भाई, एक है मोरल सुजन और एक है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके बारे में भी सुन लो क्या होता है। दोनों ना थोड़ा सिमिलर है, बस एक फर्क है। करण भाई क्या होता है देखो, आरबीआई को ना मनी सप्लाई बढ़ाना है। आरबीआई को मनी सप्लाई क्या करना है? आरबीआई गई कमर्शियल बैंक के पास, एचडीएफसी के पास। मान लो प्रसन्ना एचडीएफसी है, मैं गया आरबीआई, मैंने बोला प्रसन्ना जी मुझे ना मनी सप्लाई बढ़ाना था, तो आप ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, आप ना थोड़ा ना लोन जो है ना जिनको रिक्वायर्ड है उनको दे देना, ज्यादा नखरे मत करना। मैं क्या कर रहा हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा कैश का, क्रेडिट का फ्लो ज्यादा करना या कम करना, कुछ भी जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बढ़ाना है कम करना है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड मोरल सुजन। क्या बोलते हैं? यही दूसरी जगह देखो मैंने क्या करा, मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी थी, मैंने ना एक ऑर्डर पास कर दिया कि भैया सारे कमर्शियल बैंक सुन लो, सर्कुलर इशू कर दिया, इस बार एग्रीकल्चर में 10 लाख करोड़ का लोन देना ही देना है। समझ आया? अब इसको एग्रीकल्चर को टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा। अब इसको 10 लाख करोड़ का लोन एग्रीकल्चर को देना ही पड़ेगा। ये क्या रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है? इसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि वो लोन ज्यादा या कम दे, दैट इज मॉरल सुजन। और जब आरबीआई सेंट्रल बैंक को एक ऑर्डर पास करता है, सर्कुलर इशू करता है कि वो भैया इधर लोन ज्यादा देना, इधर लोन कम देना, इधर लोन नहीं देना, इधर लोन ऐसे देना है, तो बेटा उस केस में क्या होता है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। समझ आया? पक्की बात? तो इसे भी लिख लेते हैं जल्दी से। अब आ जाओ हेडिंग किसके? मैम देखो एज आरबीआई जो है ना वो है तो फैसिलिटेटर, लेकिन जब कुछ हद तक जब बात सीरियस हो जाती है तो वो रेगुलेशन भी लगाता है। अब लॉ ने बोला है कि वो फैसिलिटेटर है, लेकिन वो रेगुलेट करता है। लॉ तो बोल रही है रेगुलेटर नहीं है, लेकिन भाई अगर आप उसकी बात सुनोगे नहीं ना, तो बैंड बजा सकता है वो आपको। हाँ लाइसेंस, जैसे अभी पेटीएम का करा, पेटीएम क्लियरिफिकेशन ही नहीं दे पा रहा था कहाँ से फंड्स कहाँ जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा था, पैसा घुमा रहा था, बहुत मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा था उसका, तो उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसने नोटिस दिए ना पहले, भाई मत करो, ऐसे करो वैसे करो। जब आप नहीं सुनोगे तो रेगुलेशन तो फिर लगाएगा ही वो। तो पहले रिक्वेस्ट करेगा, बाद में ऑर्डर पास करेगा। तो बस दो डेफिनेशन लिख लेते छोटी छोटी। पहले लिखना मॉरल सिटीजन, जल्दी से, बस 5 मिनट और लूंगा आपके। पहला लिखेंगे बेटा मॉरल सिटीजन। हाँ, पर एमएसएफ भी है, उसके लिए भी इतना इतना पार्ट और चाहिए एमएसएफ। नहीं नहीं भसड़ हो जाएगी। अगले पेज में क्या है? उधर पीछे। अबे आगे आगे, पीछे क्यों जा रहे हैं? बढ़िया है बेटा, ऐसे उल्टे काम करो। एक लिखना बेटा मॉरल सिटीजन। इसमें लिखना बाय वे ऑफ परसुएशन।
परसुएड करना मतलब समझते हो? परसुएड करना मतलब होता है अपना काम निकलवाना, मतलब मीठा बन बन के। तो आप मोरल सुजन में ऑर्डर पास नहीं करते। अबे यार ये इतने घिनौने है ना ये। अबे माँ करम गाले तू नहीं हंसा, मीठा बन बन के बोलते ही हंसा ये। अबे वो वाला नहीं, मतलब स्वीट बन के। जो आप परसुएड करना मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना काम आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, पोलाइट बन के, रिक्वेस्ट करके कन्विंस करते हो आप, ताकि आपका काम निकल जाए। तो मोरल सुजन में क्या होता है? बाय वे ऑफ परसुएशन, कॉमा, द आरबीआई convinces banks to keep money in government securities rather than certain sectors। और इसका उल्टा भी कर सकती है। अगर उसे मनी सप्लाई बढ़वाना है तो क्या करेगी? वो परसुएट करेगी, कमर्शियल बैंक को कन्विंस करेगी कि आप जो है ना पर्टिकुलर सेक्टर्स में पैसा डालो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट मत करो। तो वो डिपेंड करता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में। अगर उसे मनी सप्लाई कम करवाना है तो कहेगी भैया सर्टेन सेक्टर्स में पैसा मत डालो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। और दूसरा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, प्रश्न वहां पे कन्विंस करोगे, ऑर्डर दोगे, ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है विच इज दी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें लिखो कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय नॉट लेंडिंग टू सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज और स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस। बस, अगर उसे मनी सप्लाई कम करनी है और अगर बढ़ानी है तो वो उल्टा करेगा। वो कहेगा भैया इंडियन सेक्टर को लोन ज्यादा देना है, देना एग्रीकल्चर वगैरह को, ठीक है। तो उसके ऊपर है। अब ये दोनों ना मैंने मनी सप्लाई कम करने के कॉन्टेक्स्ट में लिखवाए, ठीक है। चलो ये दोनों के, अब लास्ट क्या बच गया? एमएसएफ रेट, है ना। एमएसएफ बच गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये देखो क्या होता है, तो आप हेडिंग डालना बेटा मार्जिनल स्टैंडर्ड। बस लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म। हेडिंग डालेंगे बेटा मार्जिनल। सर थोड़ा सा ना स्क्रीन को ऊपर लिखना, मुझे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लिखना है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिसे हम एमएसएफ रेट बोलते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी चीज है स्नेहा जी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को अपने पापा से पॉकेट मनी मिलती है हर साल, हर महीने, हर साल के हर महीने, लेट्स अज्यूम 10,000। 10,000, अबे अज्यूम कर रहा हो यार, अज्यूम भाई, फिर वही होगा। एक बच्चे को अपने पापा से पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए बस, ठीक है। महीने की है, साल की, दिन की? अबे दिन के 100 रुपए तो आना जाना सबको इंक्लूड करके 100 रुपए, मतलब महीने के 3-4 हज़ार रुपए। मान लो महीने के 5,000 रुपए। अब मान लीजिए बेटा आपको 5,000 रुपए महीने मिल रहे, बढ़िया तरीके से मिल रहे, पापा कोई दिक्कत नहीं दे रहे, बच्चा कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हर महीने आते चुपचाप 5,000 रुपए पकड़ाते, पापा खुश खुश, मौज, पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है। अब बेटा बीच में आ गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, ठीक है। उस मंथ में बर्थडे आ गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। अब आपको बेटा कुछ करना पड़ेगा। देव कह रहा है मैं, मेरे केस में तो हो ही नहीं सकता ये, कह रहा है तू बर्थडे है। अब हाँ बेटा, बीच में मान लो एक मंथ में आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया। अब क्या आपको लगता है बेटा 5,000 में आपका महीने का खर्चा जो चलता है नॉर्मल, उसमें कम पड़ता है, वो भी हो जाए और आपकी गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज भी हो जाए, गिफ्ट? अबे गर्लफ्रेंड का है, बहू का बर्थडे नहीं है। हाँ, अरे अभी नहीं है ना, अभी बनने में टाइम है, मम्मी लाती नहीं अभी, ठीक है। तो अब समझना समझना, सुनो सुनो, अब आपको पापा से क्या एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी?
आपने बोला, अब सुनना, ऐसे प्रैक्टिकली होता है जब आप पापा के पास गए एडिशनल बोरिंग करने कि पापा बुक्स, हाँ यही मेरे मुझे कि पापा अपने को ना बुक्स लेनी है, पापा बुक्स। सर ने बोला उस बुक के बिना पास ही नहीं हो सकते, उसी बुक से पेपर आएगा, उसी बुक से, है ना। पापा कॉलेज वाले बोल रहे आईफोन 15 प्रो से ही काम हो सकता है। बेटा जो 12 दिलाया था पापा, वो 12 से काम नहीं हो पा रहा, है ना। अब बे सुन ध्यान से, अगर तूने जनवरी में 5,000 की पॉकेट मनी के साथ एडिशनल बोरोइंग ले ली पापा से 2,000 रुपए, पापा देंगे, लेकिन क्या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एक कॉन्सिक्वेंसेस बताओ क्या हो? अगले महीने पापा ने कहा 2,000 रुपए माइनस करके मिलेंगे। कितने कितने? 3,000। बस यही सुनना था मैम, समझना। याशिका जी आपने क्या बोला? अगले महीने पापा कॉन्सिक्वेंस में क्या बोलेंगे कि भैया 2,000 तो तूने ले लिए पहले से ही, और उसके पेनल्टी के तरीके से मैं 1,000 रुपए एक्सेस काटूंगा। चाहिए क्या? अब तुम अपना पेट मार लोगे अगले महीने पूरे दिन, लेकिन गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे होता बेटा, मुझे मत चला तू। ये जो बोलते हैं ना ऐसे नहीं होता, ये तो साला ज्यादा करता है, ये तो पूरे 5,000 रुपये उड़ा देता होगा। हमने करा है, हमें पता है ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, अब सुनो अब सुनो अब सुनो, बस ऐसा ही कुछ आरबीआई और कमर्शियल बैंक का भी रिश्ता है। आपको याद है रेपो रेट? याद है रेपो रेट, बैंक रेट? तो बेटा क्या होता है ना, क्या होता है, ये हमारा एचडीएफसी बैंक है, और ये जो एचडीएफसी बैंक हमारे पास है बेटा, ये बोरोइंग्स करने जाता है आरबीआई के पास। बेटा क्या करता है? बोरोइंग करता है किससे? आरबीआई से। तो मान लीजिए इसने आरबीआई से बोरोइंग्स करी, इसने आरबीआई से क्या करा बेटा? बोरोइंग करी। और ये बोरोइंग किसके लिए करी है? मान लो शॉर्ट टर्म के लिए। कौन सी टर्म के लिए? अब मुझे एक बात बताओ, जो ये बोरोइंग होता है, इस बोरोइंग पे आप शॉर्ट टर्म पे क्या चार्ज करते हो? प्रसन्न क्या चार्ज होता है? जल्दी से बताओ। जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है तो रेट कौन सा देता है? रेपो। शॉर्ट टर्म के लिए ना कौन सा देता है? लॉन्ग टर्म में बैंक। तो अभी कौन सा देगा? रेपो, क्यों शॉर्ट टर्म है ना। तो ये दिया रेपो रेट। अब सुनो ध्यान से बेटा, याशिका जी, एक पर्टिकुलर पीरियड में कमर्शियल बैंक कितनी बोरोइंग करेगा बेटा, इसकी एक लिमिट फिक्स होती है। अब ऐसे तो बेटा हर बैंक दबा दबा के बोरोइंग कर रहा है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कैसे आरबीआई इतना दे पाएगा? तो हर बैंक के लिए एक लिमिट फिक्स की गई है शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? कि शॉर्ट टर्म में मान लो आप 100 करोड़ ले सकते हो, लेकिन क्या जरूरी है हर साल बैंक को शॉर्ट टर्म में 100 करोड़ की नीड हो? ज्यादा की हो गई तो उतनी, और कम की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा ही कुछ हो गया बेटा, आज एचडीएफसी को ना इस लिमिट से ज्यादा का बोरोइंग करना है। देखो जब तक बोरोइंग विद इन लिमिट था, तो बैंक क्या चार्ज करता है? रेपो रेट। सेंट्रल बैंक कहता है भाई देखो, अगर आपको प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा बोरो करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम आपको ये ऑप्शन भी देंगे, टेंशन मत देना। लेकिन एज ए कॉन्सिक्वेंस हम इस रेपो रेट को ना एक पीनल रेट बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? पीनल रेट मतलब होता है रेट ऑफ पेनल्टी। रेट ऑफ मतलब इसमें एक पेनल्टी ऐड कर देंगे, और वो पेनल्टी जनरली होती है 1%। कितना परसेंट? और इस रेट को बोलते हैं एमएसएफ रेट। क्या ये बात समझ आई? एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये वो रेट है जो कमर्शियल बैंक को बोरो करना होता है, तो जो कमर्शियल बैंक को पे करना होता है उन बोरोइंग्स पे जो उसने लिमिट से एक्सेस लिए फॉर शॉर्ट टर्म। समझ आया? पक्की बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एमएसएफ रेट इज दैट रेट जो कमर्शियल बैंक पे करता है उस बोरोइंग पे जो वो लिमिट से ज्यादा लेगा। ये बोरोइंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और ये रेट जनरली रेपो से 1% एड ऑन होता है। रिवर्स रेपो रेट रेपो से जनरली क्या होता है? 1 माइनस, और ये होता है +1। जनरली बता रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है आरबीआई बताएगा कितने में देगा, बट जनरली 1 होता है। 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, जनरली इट इज 1%। क्या ये बात समझ आई बेटा? बस इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या कोई दिक्कत? किसी को क्या कोई दिक्कत? बस इसकी 3 लाइन लिखवा के चैप्टर खत्म, क्लास खत्म। आपसे मिलेंगे अगली क्लास फॉरेक्स के साथ। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और
अपना 3 तारीख से रिवीजन स्टार्ट है और रिवीजन में मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, एक्सक्लूडिंग शायद मैं इंडियन इकोनॉमी, फॉरेक्स और मनी मार्केट ना करूं, क्योंकि वो अभी रिसेंटली करेंगे 4 को। हाँ तो 3 से रिवीजन है ना, तो रिवीजन 3 से स्टार्ट बोली थी ना, तो 3 से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया से। हम पूरा मैक्रो माइक्रो करेंगे और मैक्रो में मैं नेशनल इनकम तो ऑब्वियसली कराऊंगा ही, पब्लिक फाइनेंस कराऊंगा, और टाइम लगा तो मनी मार्केट देख लेंगे, अदरवाइज मनी मार्केट, फॉरेक्स और इंडियन इकोनॉमी आप सेल्फ भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा लिख लो जल्दी से। फिर एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ रेट इज दी, ये एक पीनल रेट होता है बेटा। कैसा रेट होता है? मतलब ये पेनल्टी रेट होता है। सर पीनल वाला बता दो बेटा। पीनल मतलब वही होता है कि ना, क्योंकि आप ना लिमिट से ज्यादा बोरो कर रहे हो ना, तो हम ना +1 की पेनल्टी लगा रहे हैं, तभी एमएसएफ रेट को एक पीनल रेट बोलते हैं। इट इज अ पेनल्टी रेट। एमएसएफ रेट इज द पीनल रेट at which the central bank lends money to banks over the rate available in the repo policy, फुल स्टॉप। और याद रखना एमएसएफ रेट इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस एमएसएफ पीनल रेट। और जनरली ये पीनल रेट कितना होता है? 1% जनरली, बट ये सेंट्रल बैंक अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। बेटा कोई दिक्कत तो बताइए, अदरवाइज मॉनेटरी पॉलिसी हो जाए खत्म, चैप्टर होता है खत्म मनी मार्केट। अब इस उसका लास्ट चैप्टर बचा है फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। कल आपकी क्लास रात को 10 बजे, कल आपकी क्लास रात को 10 बजे ऑनलाइन, तो नहीं ले पाओगे। 1 घंटा ओनली, 1 आवर ओनली। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है ज्यादा को तो बता दो, फिर कर लेंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास 10 बजे, 1 घंटा ओनली। और प्लीज बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और 3 तारीख से रिवीजन अटेंड करना है बढ़िया से। मैं बता रहा हूँ रिवीजन में नोट्स लेकर आना, रिवीजन कर लोगे बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे टॉपिक्स हम ऑलमोस्ट दोबारा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सॉरी सर।